लोकसभा के चुनाव के नतीजे आने के बाद बहुत सारी जगहों पर एक खबर चली है, जिस खबर में यह बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 29 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त ली और उसके बाद 14 एक सीटों के बारे में बताया जा रहा है कि वहां पर विपक्ष ने बढ़त ली है। लेकिन क्या यही सच्चाई है? लोकसभा के चुनाव के नतीजे की बुनियाद पर मैंने एक एनालिसिस किया है और एनालिसिस इस बुनियाद पर किया है कि लोकसभा के इन चुनावों में अलग अलग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कितना कितना वोट बीजेपी और कांग्रेस को पड़ा और उस वोट का एक एनालिसिस करके यह नतीजा निकाला जाए कि जम्मू संभाग में भारतीय जनता पार्टी की ठीक आज के दिन लोकसभा के चुनावों के बाद पोजीशन क्या है। क्या बीजेपी 30 सीटें ले जाएगी? क्या 50 का आंकड़ा पार करने की संभावना है भारतीय जनता पार्टी की? इससे पहले कि मैं आपको आंकड़े बताऊं, एक बात तो स्पष्ट है कि अगर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जम्मू संभाग में भी आसानी नहीं है। संगठन कांग्रेस का कमजोर है, भारतीय जनता पार्टी का मजबूत है, मगर संगठन को, कांग्रेस के संगठन को आने वाले दिनों में मजबूती मिलेगी, यह बिल्कुल तय है। उसका कारण है कि राष्ट्रीय लेवल पर, नेशनल लेवल पर जो इस समय सियासत, जो इस समय राजनीतिक समीकरण बने हैं, महाराष्ट्र में एक बड़ा परिवर्तन आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, हरियाणा में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है, अन्य कुछ और चीजें भी संभव हैं। दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच में आंकड़े टटोलते हुए दो बातें बिल्कुल साफ। पहली बात तो ये कि ये फिगर आप सुन लें कि अगर हम जम्मू रियासी सीट की बात करें तो इस पर भारतीय जनता पार्टी 12 सीटों के ऊपर कंफर्टेबल है, लेकिन कांग्रेस भी 2 सीटों के ऊपर है और 4 सीटों के ऊपर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर है। तो मतलब यह कि 18 में से केवल 12 सीटें हैं जहां बीजेपी कंफर्टेबल है। अब कौन सी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस कंफर्टेबल है और कौन सी सीटें हैं जहां पर बीजेपी कंफर्टेबल है, यह भी ध्यान में बात रखिएगा कि जिस समय असेंबली के चुनाव होंगे तो क्षेत्रीय दलों के साथ में कांग्रेस बीजेपी के अलावा, कांग्रेस और बीजेपी जो नेशनल पार्टीज है, इनके अलावा क्षेत्रीय दल भी मैदान में होंगे, अन्य कुछ और इंडिपेंडेंट और बाकी तमाम लोग भी मैदान में होंगे, तो उस समय मुकाबला और कड़ा होगा। अब सबसे पहले मैं आपको जम्मू रियासी सीट के ऊपर बताता हूं कि एग्जिट पोल क्या बताता है। गुलाबगढ़ में 3%, 3 टाइम्स ज्यादा वोट लेकर साफ बात है कि वहां पर कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में बढ़त भी हासिल है और असेंबली में कांग्रेस कंफर्टेबल भी है अगर कोलिशन में चुनाव लड़ती है। रियासी की बात की जाए तो रियासी में, और ये मैं बात आपको बता रहा हूं कि गुलाबगढ़ का वो इलाका है जिस इलाके में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता सक्रिय थे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता अगर वहां पर मजबूत होते और लोग उनकी बात से कन्विंस हुए होते तो 49,397 वोट कांग्रेस को नहीं मिलता, अच्छा खासा वोट जो है बीजेपी को मिलता। वहां बीजेपी को 12,880 वोट जो मिला है वो समझा जा सकता है कि बीजेपी का अपना वोट है। अब आइए रियासी में 10,000 वोटों का अंतर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। होना ऐसा नहीं चाहिए था, अंतर और ज्यादा बड़ा होना चाहिए था, लेकिन इतना अंतर है। तो चलिए रियासी में आप बीजेपी को कंफर्टेबल देख लीजिए। एसएमवीडी कटरा की बात करें तो दुगना वोट है, तो यहां बीजेपी बिल्कुल कंफर्टेबल है। रामगढ़ की बात करें तो केवल 2,000 वोटों का फासला रहा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, मतलब यहां कांटे की टक्कर होगी जिस समय असेंबली का चुनाव होगा, और 1-2 हजार वोट ऊपर नीचे और खेल सारा बिगड़ जाएगा। उसके बाद सांबा की बात करें 39,660 वोट और 24,566 वोट, ये 13-15 हजार का डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस असेंबली में होता है, भूल जाइए, इसको समझ लीजिए कि यहां भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल है। विजयपुर की बात करें तो केवल 7,000 वोटों का अंतर, और अगर यहां 4 या 3 पावरफुल कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं तो यहां पर भी बीजेपी के लिए समस्याएं हो सकती हैं। यह भी आसान सीट बीजेपी के लिए नहीं होगी, यह भी कंफर्टेबल सीट बीजेपी के लिए नहीं होने जा रही है। और अगर एक भी बागी, क्योंकि बीजेपी की टिकट के दावेदार बहुत हैं, और अगर बागी खड़े हो गए तो यूं समझ लीजिए कि यहां कांग्रेस बिल्कुल कंफर्टेबल रहेगी अगर चुनाव कोलिशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ लड़ती है। आगे चलिए, आइए बिश्ना में, वहां पर केवल 5,000 वोटों से कांग्रेस और बीजेपी के बीच में खेल हुआ है, यानी 41,914 वोट कांग्रेस को पड़े हैं और 46,650 वोट यहां पर बीजेपी को पड़े हैं। अब बताइए 5,000 वोट, आइए असेंबली चुनाव, 4 प्रत्याशी खड़े हो गए तो बताइए
खेला कैसे होगा और खेल कहां की तरफ होगा। तो ये जो बीजेपी के नेता बड़ा कंफर्टेबल और बड़ा कि 49 पार 50 पार, वो थोड़ा सा उनको जमीन पर देखना होगा कि एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आपने 12-12 जो प्रत्याशी बना रखे हैं, सभी को आपने चॉकलेट दे रखा है कि आइए आप हमारे प्रत्याशी, आप हमारे प्रत्याशी, आप हमारे प्रत्याशी। असेंबली के चुनाव से 6 महीना पहले आपके प्रत्याशी को पता होना चाहिए कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं। और कतई भी यह मत सब सोचिएगा कि पूरा केंद्र का नेतृत्व लाकर आप अगर जी तोड़ मेहनत भी करेंगे तब भी असेंबली के चुनाव में समीकरण बदलेंगे, इसकी संभावना बहुत कम है। लोकसभा में लोगों ने बता दिया है कि भाई आप केंद्र का नेतृत्व लाओ, आप कहीं का भी नेतृत्व लाओ, हम तो अपने मन की करेंगे। और ये जो लीड घटी है, ये जो वोट घटा है, उस पर गंभीरता के साथ चिंतन मंथन करना होगा। जिन मुद्दों पर लोगों ने वोट दिया, इसका मतलब लोगों में नाराजगी है और उस नाराजगी का इजहार वो केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ तो करेंगे नहीं, लेकिन राज्य के नेतृत्व के खिलाफ तो नाराजगी का इजहार पक्का होगा, ये बात पक्की है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो बिश्नाह में 5000 का फर्क, तो बताइए बिश्नाह में भी टक्कर आ गई। तो जैसा मैंने आपको ऊपर से ही कहा कि गुलाबगढ़ कांग्रेस कंफर्टेबल, रियासी में बीजेपी कंफर्टेबल, कटरा में बीजेपी कंफर्टेबल, रामगढ़ फिर से मैंने कहा कांग्रेस बीजेपी के बीच में टक्कर, सांबा की बात करें तो मैंने कहा बीजेपी कंफर्टेबल, विजयपुर की बात करें तो डिस्कंफर्ट वाला मामला, उसके बाद बिश्नाह की बात करें तो केवल 5000 वोटों का अंतर यह बताता है कि यहां पर भी गड़बड़ होने की संभावना है। आगे चलिए सुचेतगढ़ की बात करें तो सुचेतगढ़ में तो हैरान करने वाला समीकरण बना है। 42,248 वोट कांग्रेस के प्रत्याशी के पास और 47,442 वोट बीजेपी के प्रत्याशी के पास। और जैसे सरकार आगे चलेगी 6 महीने के कार्यकाल में एंटी इनकम्बेंसी कम नहीं बढ़ेगी और आपको लोगों के आम जनमानस के मुद्दों पर बात करनी होगी। राजनीति में गंभीर लगना होगा। राजनीति में जितना ज्यादा आप नॉन सीरियस नजर आएंगे और यूं जितना आप कंफर्ट में बैठेंगे कि भाई सब ठीक है, बढ़िया है, हमारा संगठन है, हमारे लोग बूथ पर बैठे रहेंगे, हमारा बूथ मजबूत, फलाना मजबूत, उससे बात बनने वाली नहीं है। आम जनमानस के मन को टटोलना होगा। आगे बढ़ते हैं। सुचेतगढ़ और उसके बाद आरएसपुरा की बात करें, वहां पर भी 37,798 वोट बीजेपी को और 44,168 वोट यहां पर कांग्रेस को। यह भी चिंता का विषय। जैसे मैंने आपको कहा कि सभी वो जगहें हैं जहां पर चिंतित होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को। अब आइए बहू, सोचा नहीं था ऐसा होगा कि बहू में 37,202 वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को और 36,156 वोट कांग्रेस के प्रत्याशी को। 4 प्रत्याशी खड़े हो गए तो यह मुकाबला भी बीजेपी के लिए आसान मुकाबला नहीं होगा। जम्मू ईस्ट की बात करें कंफर्टेबल 12,000 वोट और असेंबली के नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में भारी भरकम नेता, एक तरफ देवेंद्र सिंह राणा, दूसरी तरफ श्यामलाल शर्मा, तीसरी तरफ जुगल किशोर शर्मा, 3 बड़े नेताओं के होने के बावजूद, उनका पूरा दमखम लगाने के बावजूद, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर होने के बावजूद, अगर वहां पर इन परिस्थितियों में 29,948 वोट, 9,000 वोट का फर्क है, अगर 29,948 वोट वहां पर कांग्रेस ले रही है तो इस पर गहन चिंतन मंथन करने की जरूरत है। बहुत गंभीरता के साथ इस पर सोचने की जरूरत है कि आपने तो कहा था कि मुस्लिम समुदाय का वोट भी हम ही को पड़ेगा, फला समुदाय का वोट भी हम ही को पड़ेगा। अगर वो सारा वोट आपको पड़ा है तो फिर ये 29,948 वोट आया कहां से? जम्मू ईस्ट वेस्ट बीजेपी कंफर्टेबल 42,612। जम्मू नॉर्थ की बात की जाए 46,254, बहुत कंफर्टेबल बीजेपी वहां पर भी। मढ़ की बात की जाए 42,551, 27,887 वोट कांग्रेस को पड़ा है, कंफर्टेबल यहां पर भी कांग्रेस बीजेपी। अखनूर की बात की जाए तो यहां पर 16,000 वोटों का अंतर है, कंफर्टेबल बीजेपी अखनूर में भी। छंब की बात की जाए तो 17,000 वोट का अंतर, कंफर्टेबल बीजेपी यहां पर भी। कालाकोट सुंदरबनी यहां पर 15,000 वोट का अंतर, यहां पर भी बीजेपी कंफर्टेबल, यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के घर के आसपास की कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी बीजेपी कंफर्टेबल। तो अगर इस कंफर्ट लेवल को देखा जाए तो जैसा मैंने आपको कहा कि 6 सीटें ऐसी हैं इस
जम्मू की सीट के ऊपर जहां पर कांटे की टक्कर होगी और किसी भी तरफ खेल जा सकता है। तो 18 में से 6 गई, अब 18 में से आप 6 माइनस कर दीजिए तो 12 सीटें जम्मू शहर, जम्मू बीजेपी के गढ़ में 12 सीटें उनके पास, और 6 सीटें ऐसी हैं जिन पर टक्कर है और जिनमें से 2 पर क्लियरली कांग्रेस आगे है। अब बात की जाए रजौरी पुंछ की, वो इलाका जिस इलाके से जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, वो इलाका जिस इलाके में जो सारा इलाका रिजर्वेशन, जिस पूरे इलाके को केंद्र सरकार ने रिजर्वेशन दे दी, एक क्या पहाड़ी, क्या गुज्जर, क्या बकरवाल, सभी कबीले समुदायों के लोग वहां रिजर्व, सबको 10% मिल गया। सबको 10% मिलने के बाद भी नौशेरा से ही शुरू अगर करें तो नौशेरा में 3000 की लीड जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास थी और 24,352 वोट अपनी पार्टी को मिला। इसका मतलब बीजेपी अपने वोट को कन्वर्ट करने में यहां पर कामयाब हुई है और लोगों ने बिल्कुल जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा वैसे वोट डाला है। तो यहां एनसी बीजेपी का मुकाबला है, इस सीट पर कोई कंफर्टेबल यहां पर नहीं है। बुद्धल की बात की जाए, रजौरी की बात की जाए तो 35,339 वोट और 20,373, 15,000 का फासला एनसी और अपनी पार्टी के बीच में। और मैं एनसी नहीं कह रहा हूं, यह मैं कह रहा हूं एनसी कांग्रेस कोलिशन, 15,000 का डिफरेंस है, पाटना बड़ा मुश्किल, तो सीधा रजौरी आप दे दीजिए एनसी को। बुद्धल में 34,000 का फर्क, एनसी कांग्रेस, यहां पर भी कोलिशन। थाना मंडी में 53,751, एनसी कांग्रेस कोलिशन को सीधा, कोई इसमें ज्यादा लॉजिक लगाने की या कोई नए समीकरण पर। और इसमें यह भी है कि पहाड़ी कबीला के लोगों ने भी वोट एक ही तरफ डाला है, गुज्जर बकरवाल कबीला के वोट लोगों ने भी एक ही तरफ वोट डाला है। वो कहानी चली नहीं कि हम यूं करेंगे तो यूं होगा और हम यूं करेंगे तो यूं होगा। लगभग आज से 4 महीना पहले जब पहाड़ी कबीला के लोगों को अभी एसटी मिला नहीं था, मैंने कहा था कि अगर जब चुनाव अलग अलग चरणों में आगे बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जब तकरीरें करना और भाषणबाजी करना शुरू करेगा, उन भाषणों में जब वो भाषा इस्तेमाल होगी जो चुनावों के लिए बीजेपी को जिसकी बहुत जरूरत होती है, तो फिर रजौरी पुंछ का वोटर भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि क्या हम बीजेपी के कहने पर वहां वोट दे या न दे। क्योंकि आप देखिए अपनी पार्टी को जो वोट पड़ा है वो सीधा समझा जा सकता है कि वो वोट किसने डाला, कौन था, और आबादी के हिसाब से भी, पॉपुलेशन डायनामिक्स को ध्यान में रखते हुए भी पता समझा जा सकता है कि वोट कहां से कैसे पड़ा है। अब आइए सुरनकोट में, वहां पर 49,425 वोट जो है एनसी को मिला है, 17,999 वोट पीडीपी को मिला है और अपनी पार्टी 6,000। यानी हमारा पहला चॉइस नेशनल कॉन्फ्रेंस, दूसरा चॉइस पीडीपी और तीसरा चॉइस फिर उसके बाद कोई और। तो इसका मतलब सुरनकोट में भी कोलिशन कंफर्टेबल है, पुंछ हवेली में कोलिशन कंफर्टेबल है, मेंढर में कोलिशन कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबल है। और यहां पर भी मुकाबला मेंढर में भी पीडीपी एनसी के बीच में, पुंछ हवेली में पीडीपी एनसी के बीच में, सुरनकोट पीडीपी एनसी के बीच में, थाना मंडी पीडीपी एनसी के बीच में। तो मतलब यहां पर यह कि अगर यहां की बात भी की जाए तो कोलिशन के पास यहां पर लगभग मेंढर की 1 सीट, पुंछ हवेली 2, सुरनकोट 3, थाना मंडी 4, बुद्धल 5, रजौरी 6 और उसके बाद 6 सीटें यहां पर कोलिशन के पास हैं। तो यहां की 6 सीटें और एक को, जैसे मैंने आपको कहा, वहां पर टक्कर है और उस टक्कर को भी, अगर नौशेरा की टक्कर को भी वोट के हिसाब से हम और कैलकुलेट करें तो ये भी अगर हम इंडिया अलायंस को दे देते हैं तो 7 सीटें यहां से। तो इसका मतलब यह होगा कि जम्मू, रजौरी, पुंछ, इस पूरे इलाके का जब हम गणित देखते हैं तो गणित यह बताता है कि बीजेपी के पास यहां पर 12 सीटें और इंडिया अलायंस के पास यहां पर 13 सीटें। 13 सीटें। अब बहुत सारे लोग हैरान होंगे, सीधी सीधी टक्कर है, सीधी सीधी लड़ाई है और 4 सीटों पर सीधी सीधी लड़ाई को मैं कह रहा हूं कि इंडिया अलायंस को दे रहा हूं। अगर यह भी बीजेपी के पार्लियामेंट 4 सीटें मान लीजिए डाल भी दी जाती हैं तो 16 सीटें इनकी होंगी और 9 सीटें यहां पर इंडिया अलायंस की। ये मैंने आपको आंकड़ा बता दिया, 22 और 18 और 7 25 सीटों में से 9 सीटें साफ तौर पर इंडिया अलायंस के पास हैं और 16 सीटें यहां पर भाजपा के पाले में नजर आ रही है, जो इस समय का समीकरण।
अब आइए आगे डोडा उधमपुर की बात की जाए तो गुलाम मोहम्मद सरूरी अपने क्षेत्र में केवल 10,368 वोट ले सके। कांग्रेस के पास आया 16,832 वोट और इंदरवाल में बीजेपी को मिले 11,671 वोट। तो यह सीट कांग्रेस की। किश्तवाड़ की बात की जाए तो वहां पर 4,000 वोटों का डिफरेंस बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, क्योंकि कांटे की टक्कर वाला मामला है और सरूरी अगर यहां पर खेल बिगाड़ते नहीं तो किश्तवाड़ में भी लगभग यूं समझ लीजिए इंडिया अलायंस और बीजेपी का बिल्कुल करीब करीब का मामला हो जाता और यह भी संभव है कि वहां पर इंडिया अलायंस जीत भी जाती। पाडर नागसैनी की बात की जाए, संभव ही नहीं था, किसी ने सोचा भी नहीं था कि सुनील शर्मा की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में केवल 3,000 साढ़े 3,000 की लीड मिलेगी। यह असंभव था, यह अचंबा हुआ है वहां पर, डिस्पाइट द फैक्ट कि पाडर के लोगों को, पाडरी ट्राइब को एसटी का स्टेटस मिला है। बदरवा में बिल्कुल कांटे की टक्कर और कांग्रेस आगे। डोडा में बहुत आगे कांग्रेस। डोडा वेस्ट में केवल 1,000 वोटों का फर्क और वो 1,000 वोट सरूरी, गुलाम मोहम्मद सरूरी ले गए, यानी वोट कटवा नजर आ रहे हैं गुलाम मोहम्मद सरूरी। यहां पर टोटल वोट उनको 39,519 पड़ा, उनके वोट से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसियों में सरूरी के खड़े होने से यह जो फर्क पड़ा है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब रामबन की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में 7,000 का फर्क है, तो यह सीट सीधा सीधा आप बीजेपी को दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बानिहाल की सीट कांग्रेस की 48,306 वोट है यहां पर। उधमपुर वेस्ट बीजेपी, उधमपुर ईस्ट बीजेपी, चिनैनी बीजेपी, रामनगर बीजेपी, बन्नी बीजेपी, बिलावर बीजेपी, बसोली बीजेपी, जसरोटा, कठुआ और हीरानगर, तीन वो सीटें हैं जिन 3 सीटों पर संभवतः कुछ हद तक बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला है। लेकिन अगर आप ओवरऑल इस डोडा उधमपुर वाली सीट पर भी देखेंगे तो गुलाम मोहम्मद सरूरी कोई बड़ा फैक्टर इस पूरे चुनाव में नहीं रहे हैं। और इस क्षेत्र में भी अगर देखा जाए तो 18 में से 10 सीटें वो हैं जिन पर बिल्कुल क्लियर मेजॉरिटी जो है वो बीजेपी की है और 8 सीटें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस मजबूत नजर आ रही है। और इन 8 सीटों में से मैंने आपको कहा कि इंदरवाल की सीट, उसके बाद बदरवा की सीट 2, डोडा की सीट 3, उसके बाद डोडा वेस्ट 4, बानिहाल 5 और बानिहाल 5 के बाद जब आप नीचे चले जाते हैं तो आपको बन्नी की सीट पर थोड़ा बहुत था, लेकिन बन्नी की सीट में भी बीजेपी की 9,000 की लीड है, बड़ी ऐतिहासिक और बड़ी इंपॉर्टेंट लीड है। कठुआ बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा, जिसे मैंने आपको कहा कि वहां पर 43 और 35 और 35 और 36 जसरोटा में, या किश्तवाड़ नागसैनी की बात में करूं तो यहां पर भी चूंकि 3,000 का ही डिफरेंस है, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं, बड़ी मेहनत करने की जरूरत है। किश्तवाड़ में भी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। तो इसलिए मैंने जैसे आपको कहा कि सरूरी के कारण किश्तवाड़ में समीकरण बिगड़े हैं, नहीं तो अगर आप देखें तो 7 से 8 सीटें ऐसी हैं जिन पर इंडिया अलायंस मिलकर अगर चुनाव लड़ता है और गुलाम नबी आजाद 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसी में फैक्टर नजर आए, बाकी कहीं नजर नहीं आए। हालत तो यह हुई है कि जिस बिलावर में गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि डॉक्टर मनोहर लाल उनके साथ हैं, उनके कैंडिडेट को केवल 328 वोट पड़े हैं। तो यह बेसिकली गुलाम नबी आजाद के ऊपर फिर किसी वक्त बात। तो अगर इन आंकड़ों को भी गिना जाए तो 18 सीटों में से 12 के ऊपर बीजेपी मजबूत नजर आ रही है और 6 सीटों के ऊपर यहां कांग्रेस मजबूत नजर आ रही है। तो 18 सीटें ये, 25 ये, तो 43 सीटों में से अगर हमें आंकड़े बनाने हो, 43 में से बीजेपी बिल्कुल क्लियर जो नजर आ रही है वो 12 पर डोडा उधमपुर में, और इसी तरीके से अगर बात करें जम्मू राजौरी पुंछ इस सारे इलाके की तो 12 पर वहां, तो 24 सीटों पर भाजपा मजबूत नजर आ रही है। और इंडिया अलायंस की बात की जाए तो आज की परिस्थितियों में 19 सीटों पर इंडिया अलायंस भी है। मतलब तो बात समझ गया, यानी सरल नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए असेंबली के चुनाव। 30 का भी आंकड़ा बीजेपी पार नहीं कर रही और 24 के आंकड़े में भी कितने इंडिपेंडेंट आजाद उम्मीदवार खड़े होंगे। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 12-12 लोगों के साथ वादा है कि आप चुनाव लड़ेंगे। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हर आदमी का एक अपना आदमी है।
हाँ जी आप किसके आदमी, मैं जी फलाने का आदमी हूं, मैं पार्टी में फलाने का आदमी हूं, हाँ जी दिल्ली में फलाने से मेरी वाकफी है, दिल्ली में फलाना मेरा दोस्त है। तो सबकी अपनी दोस्तियां अपने अपने सर्कल हैं और सबको वादा कर दिया गया है कि आप चुनाव लड़ेंगे। जैसे लोकसभा में हुआ कि आपने राजौरी पुंछ में भी 4-5 कैंडिडेटों को कह दिया आप लड़ेंगे, डोडा उधमपुर में भी आपने कहा 4-5 को आप लड़ेंगे, जम्मू पुंछ पर भी आपने कहा, और जम्मू रियासी पर भी आपने कहा कि 4-5 लड़ेंगे, पुंछ राजौरी पर भी आपने ही तमाशा किया। नतीजा क्या निकला कि आप 2 सीटें जीते और दोनों सीटों पर कांग्रेस ने आपको टक्कर दे दी। आप 2 में से किसी भी सीट पर 2 लाख पार नहीं कर सके हराने के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी को, जिनके पास ना दलबल था ना ही जिनके पास पार्टी स्ट्रक्चर था। अब असेंबली के चुनाव आएंगे, कांग्रेस के हेडक्वार्टर पर अब लोग नजर आएंगे आपको, कांग्रेस में ज्वाइन करने वाले लोग शामिल होना शुरू करेंगे। तो इन परिस्थितियों में, और इंडिया अलायंस भी आने वाले दिनों में मजबूत होगा, कमजोर नहीं होगा। अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अब पहले आसान थी करनी, अब है थोड़ी मुश्किल करनी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को असेंबली के चुनावों के लिए जरूरी है कि अपने प्रत्याशियों की सूची आज ही तैयार करके हर कॉन्स्टिट्यूंसी में साफ कर दिया जाए कौन कहां से लड़ेगा। कांग्रेस और इंडिया अलायंस को भी इसी तरीके से चुनाव लड़ना होगा, वरना चुनाव आसान नहीं है। और बीजेपी के लिए ज्यादा मुश्किल काम इसलिए हुआ है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी के पास 5-5, 6-6 कैंडिडेट। सबको यह उम्मीद और सबको यह तवक्का कि भाई हमें कुछ करना नहीं, हमें खड़ा होना, हम जीत जाएंगे। लेकिन लोकसभा के चुनाव ने बता दिया ऐसा अब चलेगा नहीं। अब आप क्षेत्र में उतरेंगे, लोग आपके परफॉर्मेंस को देखेंगे और लोग अब आपको वोट डालने जा रहे हैं। अब कोई और खेला होने वाला नहीं है। तो जितनी गंभीरता के साथ सारे राजनीतिक दल इन चुनावों को लेंगे उतना बढ़िया। अगर समय आपने इसी तरीके से आगे चलता रहा और 5-5, 6-6 प्रत्याशी उम्मीद में रहे कि जनाब हमारी ही गुड्डी चढ़ने वाली है, तो काम जरा मुश्किल होने वाला है। यह आप लोकसभा के आंकड़ों के बिना पर मैं आपको बता रहा हूं। आप वो 29 की गिनती छोड़ दीजिए। जो आपके पोलस्टर हैं, जो जानते हैं जमीन को, उनसे पूछिए, वो आपको बिल्कुल यही आंकलन देंगे कि भाई आप केवल 24 सीटों के ऊपर हैं और कांग्रेस और इंडिया अलायंस 19 सीटों के ऊपर यहां है। और अगर वो घाटी से 30 भी ले आए तो 49 हो गए, उनके सरकार बन गई। आप 24 यहां से लाएंगे, घाटी से क्या लाएंगे? और घाटी में जिन दलों को आप समर्थन कर रहे हैं वो क्या लाएंगे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा सिग्निफिकेंट, और कितना लाएंगे। तो इसलिए ये मैंने आपको बिल्कुल सिचुएशन बता दी। तो लोकसभा के चुनावों का अगर आंकलन किया जाए, भाजपा 24 और इंडिया अलायंस 19 पर खड़ा है।